शिवम को पता है कि वो रायजादा ग्रुप के ऑफिस में क्यों आया है, उसे उनसे क्या मांगना है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात कहता, उसका फोन बज उठता है। शिवम, फौरन मेट्रो सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने तुम्हारे और दृष्टि के तलाक के कागजात बनवा लिए हैं। अभी के अभी आकर उन पर साइन करो। फोन की दूसरी ओर से दृष्टि की माँ सिमी ने चीखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या चल रहा है मम्मी जी? शिवम ने गंभीरता से पूछा। दृष्टि के पापा फैक्ट्री में थे जब करण अचानक फैक्ट्री खरीदने आ गया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि ये घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। करण और दृष्टि में भी बहस हुई और दृष्टि बेहोश हो गई। करण अब भी गुस्से में है। कर्ज के भुगतान के लिए जबरदस्ती हमारा एक घर बेचने पर तुला है। बस एक शर्त पर हमें बख्शने को तैयार है कि दृष्टि तुम्हें तलाक दे दे। हम ये सब और नहीं सह सकते। भगवान के लिए उसे तलाक दे दो। सिमी विनती करते हुए रो पड़ी। स्थिति सच में गंभीर थी। मैं वहां पहुंचता हूं, कहकर जैसे ही शिवम ने फोन रखा, उसका चेहरा भावहीन सा हो गया। दृष्टि बेहोश हो गई। शिवम की आंखों में ऐसा क्रोध उमड़ पड़ा जैसा आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। उसने जतिन और नितिन की ओर देखते हुए शांति और अधिकार के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी नारंग एम्पायर दिवालिया हो जाए, वो भी एक दिन के अंदर। ग्रेट एल्डर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। नितिन रायजादा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। नितिन ने दिल में राहत की सांस ली, क्योंकि उसने सोचा था कि शिवम कोई ऐसा आदेश देगा जिसे पूरा करना मुश्किल होगा अन्य संभावनाओं की तुलना में। नारंग ज्वेलरी ग्रुप जैसे छोटी कंपनी को दिवालिया बनाना तो उसके लिए चुटकियों का काम था। दिल्ली के सबसे बड़े मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में शिवम जल्दी से कमरा नंबर 608 में पहुंचा। जानते हो ना क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? क्योंकि तुमने करण के साथ बदतमीजी की। सिमी शिवम की ओर उंगली उठाकर गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे क्या जरूरत थी? पंगा उसके साथ करने की सोची जाती है जो आपके बराबर की हैसियत का हो। तुम क्यों अपनी हैसियत भूल जाते हो बार बार? क्यों जलील किया करण को पार्टी में? इल्जामों की इस बौछार में भी शिवम चुप रहा। उसने बस अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लेटे हुए उनके ससुर अखिल नारंग थे। एक चिंतित भाव पहने हुए उसका पूरा चेहरा चोटों से भरा हुआ था, जबकि उसके हाथ धुंध में लिपटे हुए थे। दृष्टि बिस्तर के बगल में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बेचैनी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से उसकी आत्मा को चूस लिया गया हो। पापा जी, आपको चोट कहां लगी? शिवम ने चिंतित स्वर में पूछा। घाव अंदरूनी है, घबराने की बात नहीं, अखिल ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवम की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर दृष्टि बोल पड़ी। मैं ठीक हूं। पापा की मजदूरों से बहस हो गई, उन्हें पीटा गया। ये तो अच्छा हुआ किसी तरह उन्होंने अपना बचाव कर लिया। हालांकि शिवम का दिल गुस्से से भर गया था। उसने ये पूछने से पहले खुद को याद किया, फैक्ट्री में एग्जैक्टली हुआ क्या था? दृष्टि इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक भारी सांस भरी। आज अखिल कुछ मामले निपटाने फैक्ट्री गए। पता नहीं करण को फैक्ट्री के लेनदारों के अधिकार कैसे मिले, या फिर वो कैसे सबसे बड़ा लेनदार बन गया। वो मजदूरों को फैक्ट्री की सारी मशीन तोड़ने फोड़ने के लिए उकसाने लगा। अखिल उनसे बात करने गए तो उन्होंने मिलकर इन्हें मारा। सिमी ने धीरे से कहा। मैंने और दृष्टि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो हंसता रहा हम पर। फैक्ट्री की सारी मशीन उठवा ली उसने। फैक्ट्री खत्म हो गई, घर भी जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। सिमी हालातों के कारण बौखला सी गई थी। चिल्लाकर कहती है, बहुत निर्दयी है वो लोग, और हम क्यों उनका निशाना बने? सिर्फ तुम्हारी वजह से शिवम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस समय शिवम की आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दे रही थी। ये बात साफ थी कि इस बार करण उसे और दृष्टि के परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने आया था। उसने न सिर्फ उनकी फैक्ट्री उजाड़ दी, बल्कि उस घर को भी सील कर दिया जिसमें वो रहते थे। घर और फैक्ट्री के लेनदार अब करण के हाथों में है। बोला उसने कि वो तुम दोनों का तलाक चाहता है। मैंने तो हाँ कर दी है। अब तुम में थोड़ी शर्म है तो साइन कर दो इन पेपर्स पर। सिमी ने निर्दयता से कहा। बस करो सिमी। बिस्तर पर लेटे हुए अखिल ने गहरी आवाज में कहा, हर बात का दोष शिवम को देना बंद कर दो। ये सब जिसके कारण हो रहा है वो मैं हूँ जो अपना परिवार संभालने में सक्षम नहीं है।
डूब गई। अरे वाह, पूरा परिवार एक साथ। शिवम, 2 कौड़ी के उठाए हुए दामाद, अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर ली तूने, हाँ? अचानक कमरे के बाहर से हंसी की आवाज आई। करण यहाँ भी आ गया। एक जोड़ी धूप के चश्मे के साथ एक फैंसी सूट पहने उसके पीछे 2 अंगरक्षक थे। आपने मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचा, पांचवी चाची, पांचवी अंकल? करण ने उन्हें और भड़काने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने शब्दों को लंबा खींचा। देखो, मैं तो आपके परिवार पर दया दिखा रहा हूँ। इस बेकार भिखारी को देखो, फैक्ट्री में इतनी बड़ी घटना हो गई और ये गायब। अब क्या करने आया है यहाँ? करण ने रौब झाड़ने के अंदाज में कहा। अगर मैं आज आपके बचाव में नहीं दौड़ा होता तो वो वर्कर्स तो आपकी जान ही ले लेते, है कि नहीं? एक तो खुद तुमने ये सब करवाया और अब हीरो बनने आ गए हो। बंद करो ये ढोंग करण। करण की बातों से तंग आकर दृष्टि फट पड़ी। करण की चालाक अभिव्यक्ति उनमें से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरे यार, आप लोग दया के लायक हो ही नहीं। ऐसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? थैंकलेस। करण ने आ भरते हुए कहा। मैं चाहता था कि अखिल अंकल के सारे कर्जे बाहर के बाहर निपट जाए। क्या ये तरीका सही नहीं था उन्हें सेव करने का? मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज ये जिंदा भी नहीं होते। करण ने कोमल स्वर में कहा, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। दृष्टि, मेरी बहना, तुम ठिकाने की फिक्र मत करना। खन्ना ग्रुप का एक बेटा रजत मुझे जानता है और तुम्हारे बारे में काफी पूछता भी है। क्या पता ठिकाने के साथ साथ तुम्हें नया पति भी मिल जाए। मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से करण। दृष्टि गुस्से में कांपती हुई चिल्लाई, मैं दफा हो जाऊं? फिर ये मत कहना अखिल अंकल कि मैंने आपके परिवार को एक मौका नहीं दिया। अरे आपको तो एहसान मानना चाहिए, पर आप मानते नहीं। इसलिए मैं कल ही लेनदारों के अधिकार जारी कर दूंगा। बर्बाद हो जाएंगे आप सब। लोन शार्क्स तब तक आपके पीछे रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। क्या बकवास कर रहे हो? फैक्ट्री, घर और गहने गिरवी रखवा कर हम अपने सारे कर्जे चुका सकते हैं। क्यों पीछे पड़ेंगे लेनदार हमारे? दृष्टि ने सवाल किया तो करण ने गर्व से भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, उस घटिया ज्वेलरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री के सभी उपकरण टूट गए हैं। 1 कौड़ी की औकात नहीं, उसको गिरवी कहाँ रखोगे? इसके अलावा तुम लोगों को अभी भी साइट के किराए का हिसाब देना होगा। अगर इसे ठीक से नहीं सुलझाया तो अखिल अंकल पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा सकता है और हाँ, जेल भी हो सकती है। तुम? दृष्टि गुस्से में अपने होंठ काटते हुए ऐसे गरजी मानो अभी करण का खून कर बैठेगी। बिजनेस की दुनिया का ये तो आम सा उसूल है। ताकतवर कमजोर पर तब तक वार करता है जब तक वो दम तोड़कर उसके रास्ते से न हट जाए। करण और उसके पिता अमिताभ नारंग इतनी ताकत रखते हैं कि उनके पास 1000 तरीके हैं अखिल नारंग का परिवार मिटाने के। दृष्टि के परिवार की शक्लें और उनकी ये हालत देखकर करण बेहद खुश था। पकड़ में कहता है, एक आखिरी बार सोच लो, क्या तुम लोग अब भी मेरे सामने गिड़गिड़ाकर भीख नहीं मांगना चाहोगे? बोलिए जो बोलना था, अब निकलो यहाँ से। शिवम ने करण को भाव शून्यता से देखा। साले भिखारी, तू मुझे निकलने के लिए कह रहा है? करण के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने शिवम को जहर और नफरत भरी निगाह से देखा। क्योंकि शिवम नारंग परिवार के लिए हमेशा से सभ्य, शांत और आज्ञाकारी रहा है, उनके सामने कभी सर उठाने की उसने हिम्मत भी नहीं की। आज पहली बार उसे आवाज उठाता देख दृष्टि हैरान हो जाती है। तेरी इतनी हिम्मत? करण चिल्लाया और अचानक गुस्से में आकर अपनी हथेली की मुट्ठी बनाकर शिवम के चेहरे की तरफ जैसे उड़ाई। ढाक की आवाज के साथ शिवम ने उसकी मुट्ठी एक झटके में अपनी हथेली से रोकी और बिना दया के एक झटके में उसे उल्टा घुमा दिया। करण दर्द में ऐसे बिलबिला उठा जैसे बलि के वक्त बकरा। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपकी और उसने शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि ये शिवम ही है। वो अभी भी अपने हिलते हाथ से होने वाले अत्यधिक दर्द को महसूस कर सकता था। बेइज्जती, हैरानी और गुस्से के घूंट पीकर उसने जहर उगलते हुए कहा, तेरी ये मजाल, तूने मुझे हाथ लगाया, मुझे करण नारंग को। शरीर की चोट से घायल और क्रोध की आग में बौखलाए हुए करण ने गरजते हुए चिल्लाकर कहा, अब तू देख तेरा वो हाल करूंगा कि तू रोता हुआ बिलखता हुआ भगवान से भीख मांगेगा कि तुझे उठा ले। उसने दृष्टि
दृष्टि के परिवार की ओर देखकर कहा, तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस परिवार की कहानी अब खत्म समझो। अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। अभी उसके साथ जो हुआ, करण को अब भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बौखलाया हुआ, हड़बड़ाता हुआ उन्हें धमकी देकर वो वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। ये क्या कर दिया? किस पे हाथ उठा दिया? तुम्हें क्या लगता है ये कोई छोटी सी बात है? माफ कर देंगे वो लोग। अरे इसके बाद वो क्या करेंगे हमारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकते। सिमी ने अत्यंत घबराकर डरे हुए लहजे में कहा, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा? बर्बाद कर देंगे ये लोग हमें। अंजाम सोचकर सिमी सहम सी गई। देख रही हैं आप अखिल, अभी इसी का साथ दे रहे थे ना? देखो क्या कर दिया इसने। अब कुछ नहीं बोलोगे? वो पागलों से बड़बड़ाई जा रही थी। अखिल उसे देखता है, फिर शिवम की तरफ। अखिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, डर का तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मौकों पर इतना गुस्सा, हाथापाई, हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। दृष्टि ने धीरे से कहा, मैं इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लूंगा, इसीलिए आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवम ने स्पष्ट शब्दों में आत्मविश्वास के साथ पूरे परिवार से कहा, करण या उसके परिवार वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या तुम इस लायक हो? सिमी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि उस समय शिवम ने सिमी की तरफ अपनी भावहीन निगाहें घुमाई और उसके शब्दों को चुप कर दिया। उसकी आंखों से जैसे सिमी की आंखें मिली, उसे ऐसा लगा जैसे शिवम आज पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। वो कांप गई। उसे डांटने के लिए जबान खोली थी, पर अब उसकी बोलती खुद ही बंद हो गई। शिवम ने दोबारा दृष्टि की ओर नम्रता के साथ देखा और प्यार से उसे आश्वस्त किया, फिक्र मत करो दृष्टि, अब कुछ बुरा नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालांकि दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने अपने दिल में एक बड़ी गर्मजोशी महसूस की। शिवम ने धीरे से उससे पूछा, भरोसा है ना मुझ पर? इस सटीक क्षण में उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। हाँ है, उसने कहा और जवाब में सिर हिलाया। शिवम के करण पर हाथ उठाने का क्या अंजाम भुगतेगा दृष्टि का परिवार, या फिर शिवम सच में उन्हें बचा लेगा? क्या अपनी तक्षक विद्या का इस्तेमाल करने के लिए ये शिवम का पहला मकसद होगा? क्या अब नारंग परिवार शिवम का अलग रूप देखेगा? ये कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन।